पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैथरीन के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे और उसके पिता का व्यवहार भी एक साधारण पिता की तरह नहीं था। वो बहुत अधिक अपने बच्चों के प्रति क्रूअल थे। अब नेक्स्ट सेशन में किस तरह से कैथरीन का सेशन आगे बढ़ा, लेकिन इस सेशन में भी वो अपने पिता के बारे में वो अधिक नहीं जान पाई, लेकिन इतना ज़रूर था कि इस सेशन की शुरुआत से ही वो एक तरह से अपने पिता को जो कुछ भी उन्होंने अपने बच्चों के साथ किया था, कैथरीन के साथ किया था, उसके लिए माफ़ कर चुकी थी। और ये बदलाव उसके अंदर सेशन शुरू होने से पहले ही आ चुका था। कैथरीन जब नेक्स्ट सेशन के लिए आई तो वो बहुत शांत थी। उसने अपने पिता से फ़ोन पर बात भी करी, लेकिन उसने कोई जानकारी नहीं दी कि किस तरीके से उसके सेशन चल रहे हैं और वो अपने पिता के प्रति क्या भावनाएं रखती हैं। इस तरह की कोई जानकारी उसने नहीं दी, लेकिन वो बहुत शांत थी क्योंकि उसने अपने मन से अपने पिता को माफ़ कर दिया था। और जब उसने अपने इस सेशन की शुरुआत से ही, इस सेशन के शुरू होने से पहले ही जब उसने अपने पिता को अपने मन से माफ़ कर दिया, तो ना सिर्फ वो शांत थी, बल्कि जो डर और बेचैनी उसके अंदर थी वो एकदम बहुत ही नाटकीय ढंग से खत्म हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जो डर और बेचैनी उसके अंदर थी वो अपने पिता के व्यवहार की वजह से ही थी, और जब उसने अपने पिता को माफ किया तो ये भी अपने आप समाप्त हो गया। अब आप देखिए कि माफी को कितना महत्वपूर्ण माना गया है। अभी तो नतीजा निकलकर भी सामने नहीं आया, अभी तो उसने जाना भी नहीं कि उसके पिता के जो उसके साथ इस प्रकार का बिहेवियर है वो क्यों है, अभी वो कुछ नहीं जानती। लेकिन फिर भी एक बात को समझते हुए, स्थितियों को समझते हुए उसने अपने मन से जब अपने पिता को माफ किया तो बहुत सारे डर और बेचैनी जो उसके अंदर था वो खत्म हो गया। तो अभी इस बात से ही समझ लीजिए कि माफी किसी और के फायदे के लिए नहीं होती, माफी हमारे फायदे के लिए होती है। इस सेशन की जब शुरुआत हुई तो उसने कहा, मैं एक अंगीठी के पास बैठी हूँ, एक गुड़िया देख रही हूँ। अंगीठी के दोनों ओर किताबें हैं। ये किसी के घर है। गुड़िया के पास मोमबत्तियां रखी हैं और एक तस्वीर भी है। एक चेहरा है, एक आदमी का चेहरा। वो पूरे कमरे की छानबीन करके कमरे की स्थितियां बता रही थी। आगे उसने बताना शुरू किया, जमीन पर कुछ है, कुछ रुएदार सा, जानवर की खाल है और इस खाल से फर्श ढका हुआ है। शायद ये उस समय की बात है जब जानवर की खालों को एक तरह से कालीन की तरह यूज़ किया गया होगा, कालीन बनाने में उसे यूज़ किया गया होगा। तो वो जानवर की खाल को पैरों तले महसूस कर रही है, जैसे कि एक कालीन पैरों तले बिछा हुआ होता है। कांच के 2 दरवाजे हैं जो आंगन की तरफ खुलते हैं। फिर वो आगे बाहर की तरफ आती है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, कुछ घोड़े भी हैं। घोड़े बंधे हुए हैं, कुछ खंभों से बंधे हुए हैं, कुछ पेड़ों से बंधे हुए हैं। कैथरीन वर्ष तो नहीं देख पाई, लेकिन ये शायद 18वीं सदी के आसपास का उसका कोई जन्म था जिसका वर्णन वो यहाँ कर रही थी, लेकिन एग्जैक्ट साल कौन सा है वो ये नहीं बता पाई। यहाँ पेड़ हैं, पीले फूल हैं, बहुत खूबसूरत पीले फूल। और फिर वो फूलों में ही खो गई। कितनी प्यारी खुशबू है, कितनी लाजवाब, कितनी मधुर खुशबू है। ये फूल कमाल के फूल हैं, बड़े बड़े पीले फूल, बीच का हिस्सा काला है। फिर वो रुक गई। ये शायद वो सूरजमुखी के फूलों की बात कर रही है। बड़े बड़े पीले फूल, बीच का हिस्सा काला है, वो सूरजमुखी के फूलों की बात कर रही है। और ब्रैनविस को कुछ याद आने लगा कि फ्रांस में सूरजमुखी के बहुत बड़े बड़े खेत हैं। शायद ये उसी स्थान की बात हो रही है। मौसम साधारण है, सुहावना नहीं है, न गर्मी है न सर्दी है, साधारण मौसम है।
और उसका नाम आरान है और वो एक घर में नौकरानी है, यानी वो फिर से एक अपने आप को नौकर के रूप में देख रही है। ब्रायन वीस कहते हैं कि कैथरीन कभी भी किसी भी जन्म में क्लियोपैट्रा या नेपोलियन जैसे किसी ऊंचे दर्जे तक नहीं पहुंच पाई। वो अपने आप को साधारण या नौकर के रूप में ही देखती रही। फिर उसने कहा, मेरा पैर बहुत भारी है, पैर में दर्द हो रहा है, मुझे घोड़े ने दुलत्ती मारी है। आगे उसने कहा, मेरे बाल भूरे हैं और घुंघराले हैं, मैंने एक तरह से टोपी पहनी है, कुछ सफेद सी टोपी, एक नीले रंग की ड्रेस पहनी है, उसके ऊपर वाइट कलर का एप्रन। ये एक तरह से नौकरानी की अपनी पोशाक बता रही है। उसने कहा, मेरे पैर में दर्द है, घोड़े ने दुलत्ती मारी है, बड़ा ही नीच घोड़ा है। वो किसी अस्तबल की बात कर रही है। आगे उसने कहा कि वो अस्तबल की स्मेल को सूंघ सकती है। वो एक घर में नौकरानी है जहां गायों की देखभाल का कार्य उसका है। वो गाय का दूध निकालती है, उन्हें भूसा खिलाती है, उनकी देखभाल करती है। जैसा कि ब्रायन वीस की इच्छा हमेशा रहती है कि अपने पूर्व जन्मों में वो अपने इस जन्म के कौन से संबंधी देख रही है, इस विषय में कुछ चर्चा हो। लेकिन जब इस जन्म में उसने अपने, शायद वो उसका पार्टनर था जिसके साथ उसकी शादी तो नहीं हुई थी, उसे देखने का जिक्र किया, लेकिन वो उसके इस जन्म से बिल्कुल रिलेटेड नहीं था। उसने कहा, उसके पार्टनर के बाल घुंघराले हैं, आंखें नीली हैं, लेकिन वो उसे नहीं जानती, क्योंकि ये बात उसने इसलिए कही क्योंकि उस व्यक्ति का संबंध उसके इस जीवन से नहीं था। आगे उसने अपनी मालकिन की बेटी की शादी का दृश्य देखा, लेकिन जब उससे बोला गया कि क्या वो इस शादी में शामिल नहीं है, इस पर उसने कहा, नहीं, नौकरों को शादियों में शामिल होने की इजाजत नहीं है, हम सिर्फ आते जाते लोगों को देख रहे हैं। तुम्हारी फीलिंग्स क्या है? घृणा, ये कैथरीन का जवाब था। शायद वो अपनी गरीबी की वजह से अपने एक आशाहीन और गरीब जीवन को देखते हुए रईसों से घृणा करती थी, या स्वयं अपने आशाहीन गरीब जीवन से घृणा करती थी। अब वो अपने मृत्यु के क्षणों की ओर बढ़ती है। मैं बिस्तर पर लेटी हूं, मेरे आसपास लोग हैं, वो मुझे कुछ पीने के लिए दे रहे हैं, कुछ जिसमें पुदीने की स्मेल आ रही है। मेरी छाती में दर्द है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मेरी छाती और मेरी पीठ में दर्द है, बात करना मुश्किल है। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी, जैसे वो अपनी अंतिम सांसें ले रही हो, और उसके फौरन बाद कुछ ही मिनटों में उसका चेहरा एकदम कोमल, एकदम शांत हो गया, सांसें भी सामान्य हो गई। अब शायद उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब वो दृश्य है जो उसने मृत्यु के बाद देखा, और ये बहुत खूबसूरत दृश्य है। मैंने अपना शरीर छोड़ दिया। उसकी आवाज ऊंची हो गई, भारी हो गई। मैं एक बहुत प्यारी, आश्चर्यजनक सी रोशनी देख रही हूं। वहां लोग हैं, वो मेरी तरफ आ रहे हैं, वो मेरी मदद कर रहे हैं। कमाल के लोग हैं, वो डरे हुए नहीं हैं। मैं बहुत हल्कापन महसूस कर रही हूं। उसके बाद वो बहुत देर तक खामोश रही। शायद वो उन क्षणों का आनंद ले रही थी, उस शांति का आनंद ले रही थी, इसलिए वो बहुत समय तक खामोश रही। और जब उससे पूछा गया कि जो अभी अभी वो जीवन जी के आई है, उसके बारे में उसकी क्या राय है, तो वो बात करने की इच्छुक नहीं थी। उसने कहा, बाद में, अभी मैं सिर्फ सुकून को महसूस करना चाहती हूँ। यानी मृत्यु के बाद वो एक इतनी खूबसूरत अवस्था में थी कि वो अपने पूर्व जीवन की चर्चा भी नहीं करना चाहती थी।
वो सिर्फ उन खूबसूरत पलों को जीना चाह रही थी। ये आराम का वक्त है, समूह का आनंद उठाने का वक्त है। आत्मा को यहाँ शांति मिलती है। आप अपने पीछे हर शारीरिक पीड़ा को छोड़ कर आते हैं। आपकी आत्मा एकदम शांत है और स्वच्छ है। बहुत प्यारा, अद्भुत एहसास, अद्भुत। एक प्यारा एहसास, जैसे सूरज आपके ऊपर हमेशा एक प्यारी ठंडक भरी रोशनी बरसा रहा हो। बड़ी चमकीली रोशनी, शांतिदायक। सब कुछ खूबसूरत उस रोशनी से आता है। ऊर्जा उस रोशनी से आती है। हमारी आत्मा फौरन वहां जाती है। एक चुंबक की शक्ति की तरह हम उस ओर खींचे चले जाते हैं। अद्भुत है, ये शक्ति का स्रोत है। मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन सारी पीड़ा खत्म है। अब ये जो वर्णन हो रहा है, ये किस स्थान का वर्णन हो रहा है? अगर आप लोग मेरे पाथ ऑफ पीस चैनल से आए हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा, और जीवात्मा जगत की नियम बुक अगर वो आपने पढ़ी है तो उसमें भी आपने देखा होगा। रतु और विश्वी बताते हैं कि वो एक ऐसे स्थान पर काम करते हैं जहाँ पर जब मृत्यु के बाद आत्माएं आती हैं तो उन्हें शांति प्रदान की जाती है। और मैंने आत्माओं की महायात्रा पार्ट 2 में भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक ऐसा स्थान जहां आत्मा के अंदर जब वो मृत्यु के बाद आई है तो सारी जो उसकी पूर्व जन्म की जो पीड़ा है उसको खत्म किया जाता है। एक सकारात्मक ऊर्जा भरी जाती है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ऋतु के शब्द भी याद आ रहे हैं। ऋतु ने कहा था कि ये वो स्थान है जहां पर एक बहुत शांतिदायक, बहुत प्यारी, एक चमकीली सुंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है जो आत्माओं तक एक ऐसी ऊर्जा पहुंचाती है जो उन्हें पिछले जीवन जो वो जी के आए हैं उसकी पीड़ा से मुक्त करती है। और ये और कुछ नहीं होता, ये सूर्य की ही एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है। ये लफ्ज मैं जीवात्मा जगत के बुक जिसमें रत्तू ने इस स्थान के बारे में बताया था उसके लफ्ज बता रही हूँ। अब आप ध्यान दीजिएगा कितनी सिमिलैरिटीज है। डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च, रतु के शब्द और ये ब्रायन वीस की रिसर्च, कैथरीन का एक्सपीरियंस, इन सब में कितनी सिमिलैरिटीज है। अगली कड़ी में मैं आपको इस अवस्था में जो मार्गदर्शकों ने कैथरीन के थ्रू कहा मैं वो आपको बताऊंगी। और मैं आप लोग सभी से, जो भी इस सीरीज को सुन रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि वैसे तो सभी कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन जहां पर मार्गदर्शक हमें जानकारी देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिए। यही रीजन है कि मैं मार्गदर्शकों द्वारा कहे गए शब्दों के साथ हेरफेर नहीं करना पसंद करती, क्योंकि उसमें एक निचोड़ है जानकारी का। और अगली कड़ी में मैं वही जानकारी प्रस्तुत करने जा रही हूं कि मार्गदर्शकों ने क्या बताया। मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मेरी आवाज थोड़ी आप लोगों को सही नहीं लगी होगी, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली